मेरा नाम प्रोफेसर मैनेजर पांडे है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी का प्रोफेसर और अध्यक्ष था। अब रिटायर्ड हूँ। मैं आज जो आपके सामने बातचीत रखने वाला हूँ उसका संबंध उस पाठ्यक्रम से है जिसका नाम है साहित्य का इतिहास दर्शन। इस बातचीत के बाद आपको साहित्य के इतिहास की आवश्यकता की जानकारी होगी। साहित्य के इतिहास की आवश्यकता की जानकारी के क्रम में जो दूसरी बात आपको मालूम होगी वो ये है कि हिंदी साहित्य मातृभाषाओं का क्या महत्व है और विशेष रूप से भक्ति काल में मातृभाषाओं की सृजनशीलता का क्या अर्थ है। दूसरी बात ये है कि मातृभाषाओं ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दो पुरानी भाषाओं से संघर्ष किया। उनमें एक थी फारसी भाषा और दूसरी संस्कृत। इस संघर्ष के बाद कैसे मातृभाषाओं का महत्व सामने आया यह आपको मालूम होगा। तीसरी बात ये है कि मध्यकाल में मातृभाषाओं में रचनाशीलता या काव्य रचना का विकास होने के कारण दो समुदाय भारतीय समाज में कविता की दुनिया में आए जो पहले कविता की दुनिया में नहीं थे। उनमें एक थे दलित और दूसरी धारा थी स्त्रियों की कविता। आपको आज के मेरे भाषण से यह भी मालूम होगा कि साहित्य के इतिहास में विचारधाराओं का संघर्ष भी दिखाई देता है। एक और बात है कि साहित्य का इतिहास प्रायः प्रभुत्वशाली वर्ग की विचारधारा के अनुरूप चलता है। इसीलिए बहुत सारे साहित्यकारों और उनके लेखन को साहित्य के इतिहास में क्यों छोड़ दिया जाता है यह भी जानकारी आपको होगी। एक और बात है, हिंदी में स्त्रियों की सृजनशीलता और चिंतन का विकास कैसे हुआ यह भी आपको मालूम होगा। और इसके साथ ही यह भी मालूम होगा कि साहित्य का स्वभाव ऐतिहासिक होता है और उसके रूप भी ऐतिहासिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं। अंत में आपको यह भी मालूम होगा कि साहित्य की भी संस्कृति होती है और वह संस्कृति कैसे बदलती रही है इसका भी आपको ज्ञान होगा। आइए अब हम साहित्य के इतिहास की आवश्यकता के बारे में बात करें। समाज के इतिहास का ज्ञान उनके लिए जरूरी और उपयोगी होता है
जो इतिहास के निर्माण की आकांक्षा रखते हैं और कोशिश करते हैं। साहित्य के इतिहास का निर्माण लेखक करते हैं, इसलिए उनके लिए भी साहित्य के इतिहास का ज्ञान जरूरी है। समाज के इतिहास के निर्माण, परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया जिस तरह चलती है, उसका ज्ञान समाज का इतिहास बनाने वालों के लिए अगर जरूरी है, तो साहित्य के निर्माताओं के लिए यह जरूरी है कि वे यह जाने कि साहित्य के इतिहास में सृजन, परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया किस तरह चलती है। आजकल मध्यकालीन भारतीय भाषाओं और उसके साहित्य में व्यापक समाज और नई पीढ़ी की दिलचस्पी कम हो रही है और समाज में साहित्य की स्थिति भी घट रही है। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है क्रिटिकल इंक्वायरी, उसके 2004 के स्प्रिंग के अंक में दीपेश चक्रवर्ती ने एक निबंध लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बंगाल में बांग्ला भाषा और बांग्ला साहित्य का पहले जो सांस्कृतिक महत्व था, अब वह नहीं है। उन्होंने बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध इतिहास लेखक दिनेश चंद्र के इतिहास लेखन का विश्लेषण और मूल्यांकन करते हुए यह बात सामने रखी है। उन्होंने अंत में यह भी लिखा है कि बांग्ला भाषा में 19वीं सदी के स्वच्छंदतावाद की जो विरासत है, उसके प्रति सजगता का राजनीतिक अर्थ भी है। आज के समय में भूमंडलीकरण के कारण अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव से भारत की अनेक मातृभाषाओं का अस्तित्व खतरे में है। भाषा वैज्ञानिकों की राय है कि आजकल दुनिया में लगभग 6-7 हजार भाषाएं, जिनमें से आधी भाषाएं इस सदी के अंत तक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के कारण मर जाएंगी। 22वीं सदी के अंत होते होते कुछ ही भाषाएं बच जाएंगी। एक भाषा का मरना ज्ञान और अनुभव की एक दुनिया का मरना है। प्रत्येक भाषा में समाज और व्यक्ति के अनुभव और ज्ञान का भंडार संचित होता है। इस तरह भूमंडलीकरण पूरी दुनिया के लिए सांस्कृतिक विस्मृति का भी एक अभियान है। उससे स्मृति की रक्षा के लिए उस भाषा और उसके साहित्य की आवश्यकता है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भारतीय समाज और साहित्य के इतिहास के मध्यकाल में लोक भाषाओं का जागरण, उनका सृजनात्मक उत्थान और उनमें कविता के सृजन का प्रयत्न हुआ, जिसका परिणाम है भारतीय साहित्य के इतिहास का भक्ति आंदोलन और उसका काव्य। हिंदी क्षेत्र में लोक भाषा की कविता का आरंभ सिद्धों और नाथों की कविता से होता है। सिद्ध कवि बौद्ध दर्शन के अनुयायी थे, इसलिए सहज रूप से वे ब्राह्मण धर्म और उनकी रूढ़ियों तथा मान्यताओं के विरोधी थे। सिद्ध कवि सरहपाद की कविता में अश्वघोष की वज्रसूची के
जाति व्यवस्था विरोधी विचारों की प्रतिध्वनि है और सरहपाद के विचारों की प्रतिध्वनि कबीर की कविता में सुनाई देती है। भक्ति आंदोलन और उसके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विभिन्न क्षेत्रों के भक्तों ने मातृभाषा में, अपनी मातृभाषा में कविता लिखी है। प्रत्येक भक्त कवि अपनी मातृभाषा का कवि है। यह बात तमिलनाडु के आंदाल से लेकर असम के शंकरदेव तक दिखाई देता है। स्वयं हिंदी क्षेत्र में अनेक मातृभाषाओं के मौजूद होने के कारण हर क्षेत्र का कवि अपनी मातृभाषा में कविता लिखता है। विद्यापति ने यद्यपि संस्कृत और अवहट्ठ में भी लिखा है, लेकिन वे अमर और लोकप्रिय हैं अपनी मैथिली पदावली के कारण। इस दृष्टि से देखिए तो कबीर भोजपुरी के कवि हैं, जायसी अवधी के और सूरदास ब्रजभाषा। यद्यपि तुलसीदास ने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविता लिखी है, लेकिन वे मुख्यतः अवधी के महाकवि हैं। मीराबाई की मातृभाषा राजस्थानी है, जिसमें उन्होंने अपनी कविता लिखी है। मातृभाषाओं में सृजनात्मक अभिव्यक्ति के उभार के कारण ही भक्ति आंदोलन के दौरान पूरे देश में कविता के क्षेत्र में दो ऐसे समुदाय प्रभावशाली रूप में सामने आए जो पहले कविता की दुनिया से दूर थे। ये दोनों समुदाय हैं स्त्रियां और दलित। आप देखेंगे कि भक्ति काल के दौरान भारत की प्रत्येक भाषा में पहली बार बड़ी संख्या में स्त्रियां कविता के दुनिया में आई और दलित भी कविता की दुनिया में आए। उसका कारण ये है कि उस समय ज्ञान की दो भाषाएं, एक तो फारसी जो राजकाज की भाषा थी मध्यकाल में, और साहित्य की भी भाषा। दूसरी भाषा थी संस्कृत, उसी तरह से जो ज्ञान की भाषा थी और साहित्य की भाषा थी। असल में जो दलित थे और स्त्रियां थी, इन दोनों को न फारसी पढ़ने की सुविधा और स्वतंत्रता थी, न संस्कृत पढ़ने। लेकिन जब मातृभाषा में कविता करने की संभावना और स्थितियां बनी, तो दोनों ने कविता के माध्यम से अपने जीवन के सुख दुख, वास्तविकता और आकांक्षा की मध्यकाल की इन लोक भाषाओं ने फारसी और संस्कृत दोनों से संघर्ष करते हुए अपनी स्वतंत्र सत्ता हासिल की। फारसी से संघर्ष करने वाले भारत के और हिंदी क्षेत्र के भी सूफी कवि थे। हिंदी के सभी सूफी कवि मुल्ला दाऊद से शुरू करके मलिक मोहम्मद जायसी होते हुए नूर मोहम्मद तक, सबने अपनी मातृभाषा या स्थानीय लोक भाषा में कविता की। इसमें से किसी ने फारसी में कविता नहीं की। उसी तरह से देश भर के भक्त और संत कवियों ने
अपनी अपनी मातृभाषा में कविता की। फारसी एक विदेशी भाषा थी, इसलिए उससे संघर्ष करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। लेकिन संस्कृत भारत की भाषा थी, इसलिए उससे संघर्ष करना ज्यादा कठिन काम था। और भक्ति काल के कवियों ने बहुत कुछ दांव पर लगाकर संस्कृत के वर्चस्व से संघर्ष किया। उस संघर्ष के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता हैं मराठी के संत ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर ने गीता की, भगवत गीता की मराठी में गीता का अनुवाद किया है और भाष्य भी लिखा है मराठी में, जिसको ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। इस ज्ञानेश्वरी के तीसरे अध्याय में ज्ञानेश्वर के अर्जुन ने कृष्ण से कहा, आप सब जानते हैं कि गीता मूलतः अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद का ग्रंथ है। तो ज्ञानेश्वर के अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि आप मुझे गूढ़ सिद्धांत बता रहे हैं, आपके वचन मेरी समझ में नहीं आते, इसलिए गूढ़ वचन न बोलिए और जो विवेक है उसे मराठी भाषा में कहिए। इस प्रक्रिया को दूसरे महाराष्ट्र के संत भक्त कवि एकनाथ ने आगे बढ़ाया और हिंदी क्षेत्र में संस्कृत से लोक भाषा के संघर्ष का काम एक तो कबीर ने किया और दूसरे रज्जब। दुनिया के कुछ आलोचकों ने साहित्य के इतिहास की आवश्यकता पर जोर ही नहीं दिया है। साहित्य के इतिहास की सामाजिक भूमिका की भी व्याख्या की है। यह माना जाता है कि संस्कृत के वर्चस्वशाली रूपों को प्रायः प्राकृतिक और कभी कभी दैवीय विधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इतिहास ऐसी प्रस्तुतियों की वास्तविकता सामने लाता है और बताता है कि संस्कृति और समाज के विचारधारात्मक रूप, मान्यताएं और सिद्धांत इतिहास से निर्मित होते हैं, न वे दैवी होते हैं और न प्राकृतिक होते हैं। दूसरी बात ये है कि इतिहास के बारे में रोला बार्थ ने लिखा है कि जब किसी विचारधारा या रचना के इतिहास को झुठलाया जाता है तो वह अधिक खतरनाक रूप से काम करता है। बार्थ के अनुसार साहित्य के इतिहास के पहले युगों की भिन्नता आने वाले युगों के लिए प्रेरणादायक होती है और इसी प्रक्रिया में यह भी ध्यान देने की बात है कि वह सावधान भी करती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए रचना की दुनिया में। निराला ने तुलसीदास से प्रेरणा ग्रहण की राम की शक्ति पूजा में और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने के दौरान वाल्मीकि से प्रेरणा ली रामायण से। बार्थ के अनुसार साहित्य का इतिहास भाषा में बदलते और बनते नए रूपों की व्याख्या में भी सहायक होता है। वे यह भी कहते हैं कि रचनाकार को भाषा तो विरासत में मिलती है। जैसे मान लीजिए कि निराला ने जो जिस भाषा में कविता लिखी है वो भाषा तो पहले से समाज में मौजूद थी, साहित्य में भी मौजूद थी, इसलिए उनको विरासत के रूप में मिली। लेकिन उनकी कविता की शैली उनकी अपनी शैली है, वह विरासत में नहीं मिली।
और इसकी पहचान इतिहास कराता है। रोला बार्थ के ही अनुसार साहित्य की भाषा का राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व होता है। वे यह भी कहते हैं कि साहित्य का इतिहास एक ऐसा आख्यान रचता है जो साहित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा देता है। एक और विचारक हैं शेल्डन पोलक, जिन्होंने भारतीय साहित्य पर बहुत काम किया है। उन्होंने अंग्रेजी में निकलने वाली एक पत्रिका सोशल साइंटिस्ट के अक्टूबर-दिसंबर 1995 के एक विशेषांक का संपादन किया था। वह विशेषांक साहित्य के इतिहास पर है। उस विशेषांक में उन्होंने लिखा था कि जिस प्रक्रिया में पाठ निर्मित होते हैं और साहित्य बनते हैं, वह राजनीतिक भी होती है प्रक्रिया। इसलिए उसका ज्ञान समुदायों, क्षेत्रों और राष्ट्रों के आत्मबोध के लिए आवश्यक होता है। यह बात इस ओर से भी साबित की जा सकती है कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का काम शुरू हुआ और उस इतिहास लेखन का एक प्रयोजन अपने स्वत्व और परंपरा की पहचान भी था। साहित्य असल में राष्ट्र का भी आख्यान निर्मित करता है। उदाहरण के लिए हम सब जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, सुनने वाले, कि प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन के दौरान बनते और कभी कभी बिगड़ते राष्ट्र के आख्यान की कथा लिखी। यह भी सब लोग जानते हैं कि भारतीय समाज का इतिहास और साहित्य का इतिहास भारतीय नवजागरण के दौरान लिखे गए सबसे अधिक। यही नहीं, बहुत लोगों ने भारतीय समाज का इतिहास लिखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिसे स्वत्व निज भारत गहे कहा था, मतलब स्वत्व की पहचान की बात की, वह भी इतिहास के माध्यम से सामने आती। आज जबकि साहित्य की सामाजिकता को कुछ लोग संदेहास्पद बना रहे हैं और उसको व्यक्ति तक सीमित कर रहे हैं, तब शेल्डन पोलक के शब्दों में साहित्य की बुनियादी सामाजिकता को पहचानने और सामने लाने का प्रयास साहित्य का इतिहास करता है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए। एक और बात है, कभी कभी कुछ समुदाय अपने साहित्य के इतिहास का नए सिरे से लेखन करते हैं। जैसे इस समय भारत में और हिंदी में भी दो समुदाय अपनी रचनाशीलता की परंपराओं की नए ढंग से खोज कर रहे हैं। एक हैं स्त्रियां और दूसरे हैं दलित, और इस खोज के माध्यम से वो अपना नया साहित्य का, संस्कृति का इतिहास भी लिख रहे हैं। साहित्य के इतिहास में विचारधाराओं का भी संघर्ष दिखाई देता है। ये जो है
बहुत बड़ी व्याख्या भी इसकी की जा सकती है, पर व्याख्या के बदले मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। मैं आपसे कह रहा था कि साहित्य के इतिहास लेखन में विचारधाराओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब साहित्य के इतिहास में समाज की वर्चस्वशाली विचारधारा साहित्य की व्याख्या को प्रभावित करती है, तब वह व्याख्या की एक विशेष राजनीति बनकर सामने आती। उदाहरण के लिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए। शुक्ल जी ने सिद्ध साहित्य के बारे में लिखा है अपने इतिहास में, सिद्धों की कविता के बारे में, कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। मतलब रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की कविता को हिंदी साहित्य के इतिहास, परंपरा और धारा से बाहर कर। अब आप सिद्धों की कविता के बारे में दलितों की राय पूछिए तो इसके ठीक उल्टा राय आपके सामने आए, क्योंकि सिद्ध जो थे जाति प्रथा के विरोधी थे, वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोधी थे। यही काम हिंदी के संत कवि कर रहे थे, कबीर, नानक, रैदास। अब आचार्य शुक्ल की संत कवियों के बारे में, निर्गुण संतों के बारे की कविता के बारे में राय सुनी। लिखा है आचार्य शुक्ल ने कि संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता। अरे कौन बताए आचार्य शुक्ल से कि समाज का कितना छोटा हिस्सा भारत में शिक्षित था जब ये लोग कविता लिख रहे थे। संत कवि कबीर शिक्षितों के लिए कविता नहीं लिख रहे, वो पाठ्यक्रम में लगवाने के लिए भी कविता नहीं लिख रहे, वो साहित्य के इतिहास में आने के लिए भी कविता नहीं लिख रहे। वो अनपढ़ भारतीय जनता को रूढ़ियों, जड़ताओं, भेदों आदि से बचाने और जगाने के लिए कविता लिख रहे थे। पर आचार्य शुक्ल को यही पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले को खारिज किए, सिद्धों को खारिज किया शुद्ध साहित्य की धारणा के आधार पर, और इनको खारिज किया संस्कृत हृदय, संस्कृत बुद्धि और संस्कृत वाणी के आधार पर। अब रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं साहित्य के इतिहास के आरंभ में लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अब कोई आचार्य शुक्ल से पूछे कि सिद्ध साहित्य में और संत साहित्य में जनता की चित्तवृत्ति का कोई प्रतिबिंब है कि नहीं है? जो वर्ण व्यवस्था के सताए हुए लोग थे, वो वर्ण व्यवस्था को न पहले स्वीकार करते थे न आज स्वीकार करते हैं। उनके पक्ष में जो कविता लिखे हुए आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता की दुनिया से, हिंदी साहित्य से बाहर हो गए। इसलिए ये आचार्य शुक्ल की विशेष प्रकार की विचारधारा है जो उनकी इतिहास दृष्टि में व्याख्या की राजनीति बनकर सामने आ रही। लेकिन कभी कभी साहित्य के इतिहास में
वस्तु परकता आत्म परकता पर भारी पड़ जाती है। आचार्य शुक्ल ने यद्यपि संत काव्य की आलोचना तो की, पर इस सच को उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि लिखा है शुक्ल जी ने इतिहास में ही कि अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संतों महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने उसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयास किया। इसका मतलब ये कि स्वयं आचार्य शुक्ल ने निर्गुण संतों भक्तों महात्माओं की कविता का सामाजिक महत्व तो स्वीकार किया है बाद में। अब ये एक और बात देखिए, किसी भी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास उस भाषा में जीने मरने वाले समाज का इतिहास भी होता है। वह उनकी संस्कृति और राजनीति की प्रक्रियाओं का भी इतिहास होता है, जिसमें भाषाओं के इतिहास का जीवन बनता है। आज के अस्मिताओं के जागरण और संघर्ष के दौर में भाषा और साहित्य के इतिहास का राजनीतिक महत्व भी है। इसलिए साहित्य की राजनीति को भी समझना और साहित्य के इतिहास की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। जिस आलोचक का उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं, फ्रांस के प्रसिद्ध आलोचक रोला बार्थ का, उन्होंने 1969 के एक भाषण में कहा था कि साहित्य का एक ऐसा इतिहास लिखना होगा जिसमें उन सब का विवेचन हो जिनको सेंसर किया गया है। सेंसर किया गया है माने जिनकी उपेक्षा की गई है, जिनको छांट दिया गया है। और ऐसे सेंसर के भारतीय साहित्य में सबसे अधिक शिकार स्त्रियां हुई हैं, उनका लेखन हुआ है। इसीलिए स्त्रियां नए सिरे से अपने साहित्य और रचनाशीलता का मूल्यांकन कर रही है। हिंदी में स्त्री चेतना के विकास में महादेवी वर्मा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अनेक काम किए और पहला बड़ा काम तो ये किया कि उन्होंने श्रृंखला की कड़ियां नाम की किताब लिखी, जिसमें भारतीय समाज में भारतीय स्त्री की दशा का विवेचन किया उन्होंने। बाद में उन्होंने ये किताब महादेवी जी की 1942 में छपी थी, लेकिन उसके निबंध 1935 से 40 के बीच लिखे गए थे। महादेवी वर्मा ने बाद में इलाहाबाद से निकलने वाली चांद नाम की पत्रिका का 1935 में विदुषी अंक का संपादन किया। विदुषी अंक के संपादकीय में महादेवी जी ने एक निबंध लिखा था, साहित्य और उसमें स्त्रियों का स्थान। इस निबंध में उन्होंने साहित्य की स्त्री दृष्टि को सामने रखा है और उसकी चर्चा की है। महादेवी जी ने अपने निबंध में कविता, कहानी, उपन्यास और निबंध के क्षेत्र में उस समय की स्त्रियों की रचनाओं का उल्लेख किया है, जिनकी हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रायः उपेक्षा हुई है। महादेवी जी ने मैं आपसे हिंदी में स्त्री दृष्टि साहित्य के प्रसंग में और
उसके विकास की बात कर रहा था, तो यह भी ध्यान में रखिए कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अनेक ऐसी पत्रिकाएं निकली जिनका संबंध स्त्रियों के जीवन की वास्तविकताओं और उनकी आकांक्षाओं से था। ऐसी पत्रिकाओं में दो पत्रिकाओं का नाम महत्वपूर्ण है। एक है स्त्री दर्पण और दूसरी है चांद। हाल में एक स्त्री ने, डॉक्टर सुमन राजे ने, हिंदी साहित्य में स्त्रियों के योगदान पर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम की एक पुस्तक भी लिखी है, जिसका पहला संस्करण 2003 में छपा था। साहित्य स्वभाव से ऐतिहासिक होता है, वह इतिहास से पैदा होता है और समाज के इतिहास में ही जीवित रहता है। साहित्य के कालजयी होने की प्रक्रिया भी समाज के इतिहास में ही चलती है। समाज के इतिहास की अवस्थाओं का साहित्य के इतिहास के विभिन्न काव्य और साहित्य रूपों के प्रभाव पर, के स्वभाव और स्वरूप पर भी गहरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए दो काव्य रूपों को लीजिए, साहित्य रूपों को। एक तो महाकाव्य, जिसका जन्म जनपदीय युग में हुआ था और जो सामंती युग में भी मौजूद था, और दूसरा है उपन्यास, जो आधुनिक युग में पैदा हुआ। अब आधुनिक युग में महाकाव्य नहीं लिखे जा सकते, वैसे ही मध्यकाल में उपन्यास भी नहीं लिखे जा सकते। इसलिए साहित्य का स्वभाव और स्वरूप ऐतिहासिक होता है, यह मैं आपसे कह रहा। आखिरी बात ये कि साहित्य की भी एक संस्कृति होती है। अब तक साहित्य की संस्कृति के 3 रूप हमारे सामने आए। पहला रूप था जब साहित्य मौखिक था, दूसरा संस्कृति का रूप तब आया जब साहित्य लिखित हुआ, और तीसरा रूप तब आया जब वह प्रकाशित होने लगा, पुस्तक बाजार बनी। साहित्य की संस्कृति के इन तीनों रूपों का साहित्य के स्वरूप पर गहरा असर पड़ा है। इसलिए मेरी चिंता और राय ये है कि साहित्य के इतिहास में साहित्य की संस्कृति के बदलते रूपों का भी इतिहास होना चाहिए।